हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, आज हमें टॉपिक जो हम बोल सकते हैं इसको आरटीई 2011 या हम बोले इसको राजस्थान निःशुल्क एवं अनुमान बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, क्या नियमावली 2011। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक को मैं आपको लेकर के आया हूँ, बिट ट्रिक्स मैंने इसको कवर किया है, जिससे कि आप जब पढ़ते हैं तो क्या है कि डिटेल आपकी समझ में आ जाती है, लेकिन आपको वो याद नहीं रहता है। डिटेल आपकी समझ में आ जाती है, याद नहीं रहता है। तो इसमें पूरी कोशिश की गई है कि तुमको ये कंप्लीटली याद कराया जाए या इसकी जो मुख्य मुख्य धारा है उनको याद कराया जाए। इसलिए आप इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि कुछ इंटरकनेक्टिंग भी बताया गया है कि कोई काम हो रहा है तो उसके बाद कौन सा काम होगा। मतलब पूरी वीडियो को आप देखेंगे तो मैं कहूंगा कि आपकी जो भी मैं 10-15 मिनट लेने वाला हूं वो आपकी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होगी, वो बिल्कुल ही आपकी क्या होगी, भरपाई होगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आरटी 2011 के बारे में बात करें तो आपको पता होगा कि जो आरटीई 2009 है, आरटीई 2009 की धारा 38 के अंतर्गत ये दे रखा है कि प्रत्येक जो स्टेट है वो अपने अकॉर्डिंग इसकी नियमावली बना सकता है। मतलब अपने अकॉर्डिंग जो भी उसको छोटे मोटे चेंजेस चाहिए वो इसको कर सकता है। ऐसा जो अधिकार कौन सी धारा देती है, धारा नंबर 38 देती है, आरटीई 2009 की धारा। तो देखो राजस्थान ने उस धारा का इस्तेमाल करते हुए क्या किया कि उसका इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले उसने अधिसूचना जारी कर दी 29 मार्च 2011 को सूचना जारी कर दी कि भाई हम ऐसा काम करने वाले हैं, हमको अलग तरीके से क्या चाहिए, अपना नियमावली चाहिए शिक्षा से रिलेटेड। दूसरी बात, इसको उन्होंने राजपत्र या जो गजट कहते हैं, गजट के अंदर भी प्रकाशित करवा दिया। ये कब करवाया, ये 30/3/2011, मतलब ये काम किया है 29 में और जस्ट दूसरे दिन ही किसमें पारित करवा दिया, राजपत्र में पारित करवा दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, जब राजपत्र के अंदर पारित हो गया तो इसको लागू किया गया। कब लागू कब किया गया, 1/4/2011 से इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। 1/4/2011 से इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, और देखिए इसके अंदर क्या है, मैं आपको बता दूं, इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि जो अध्याय की संख्या 10 है और धारा की संख्या कितनी है, 29 है। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए अध्यायों की संख्या कितनी है, 10 है, और धारा की संख्या कितनी दे रखी है, 29 है। ठीक है, अब चलिए हम आगे की ओर चलते हैं कि ये जो धारा है हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो देखिए लागू होना, अध्याय और ये धारा। ठीक है, उसके बाद देखिए संक्षिप्त नाम। जो धारा नंबर 1 है वो ये कहती है कि इस जो एक्ट है या ये जो नियमावली है उसका संक्षिप्त नाम है, या इसके अंदर क्या दे रखा है, इसका शीर्षक दे रखा है। जैसे इसका ये जो नाम है ना, जैसे राजस्थान निःशुल्क एवं अनुमान बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011, यही इसका क्या है, संक्षिप्त नाम है। एक परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि जो आरटी 2011 है उसका संक्षिप्त नाम क्या है, तो उसका संक्षिप्त नाम ये है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनुमान बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011। नियमावली देख लेना, नियमावली 2011 होना चाहिए। दूसरी आगे कैसे याद करेंगे, इसको ऐसे याद करेंगे, देखो जब कोई काम करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, उसका शीर्षक लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, शीर्षक लिखा जाता है, या उसका सबसे पहले क्या लिखा जाता है, उसका नाम लिखा जाता है। भाई जिसके बारे में हम काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड उसको क्या लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है। ये बात आपको बिल्कुल साइकोलॉजिकली याद रखनी है। जैसे ही कोई काम करेंगे तो सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे और उसके बारे में क्या करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे हम कोई स्टोरी लिखते हैं तो पहले स्टोरी का नाम लिखते हैं। जैसे स्टोरी लिखनी है लॉयड एंड डेमास, तो पहले लिखेंगे लॉयड एंड डेमास और उसके बाद लिखेंगे वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए लॉयड एंड और वो। ठीक है ना, तो हमें इस तरीके से इंटरकनेक्ट करना है कि जब कोई काम किया जाता है तो सबसे पहले उसको क्या लिखा जाता है, शीर्षक या संक्षिप्त नाम लिखा जाता है। ठीक है, पहली धारा याद हो गया। धारा नंबर 2, धारा नंबर 2 के अंदर परिभाषाएं दी गई है। किसकी परिभाषा दी गई है, जैसे कि यहाँ परिभाषा दी गई है निदेशक की, कि निदेशक कौन होता है, निदेशक क्या करता है। जिला शिक्षा अधिकारी की परिभाषा दी गई है। ठीक है ना, सीवीयू हम आप कह सकते हैं, मतलब चीफ ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर है, जो मतलब ब्लॉक लेवल का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसके बारे में परिभाषा। बात ऐसी है कि इसके अंदर जो भी मतलब टेक्निकल वर्ड है, इस अनुच्छेद के जो भी टेक्निकल वर्ड है उन सब की यहाँ पर क्या दी गई है, परिभाषाएं दी गई है। सबकी यहाँ पर क्या दी गई, परिभाषाएं दी गई है। तो इसको ऐसे याद कर ले कि परिभाषा 2, जैसे कोई काम कराया गया तो उसकी क्या दो भैया, परिभाषा 2, परिभाषा 2, परिभाषा 2, परिभाषा 2 से हमको याद हो जाएगा कि 2 में क्या दे रखी है, परिभाषा दे रखी है। ठीक है, ये भी याद हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर जो नियम नंबर कहें या धारा नंबर 3 कहें, धारा नंबर 3 के अंदर क्या दे रखा है, तो धारा नंबर 3 के अंदर दे रखा है एसएमसी की संरचना एवं उसकी क्या दे रखी है, करके दे रखी है।
एसएमसी की संरचना करता है। देखो हमको आपको पता होगा एसएमसी में कितने सदस्य होते हैं, 16 सदस्य होते हैं और इसके अंदर 50% क्या होनी चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए। ये जो संरचना है और इसके क्या कृत्य हैं, अब कैसे याद करेंगे, एसएमसी, इसमें भी 3 वर्ड है, एसएमसी 3 वर्ड है और यहां भी क्या है 3। अब मैं आपको बता दूं यहां भी 3 और यहां भी 3 4 5, ये तीनों ही एसएमसी की बात करते हैं। जैसे जब धारा 3 का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये निश्चित होगा कि वहां पर 4 या 5 नहीं आएगी, क्योंकि ये दोनों ही एसएमसी से रिलेटेड ही काम है। क्योंकि यहाँ एसएमसी की संरचना बताई गई है, यहाँ एसएमसी की कार्यकारिणी की संधि बताई गई कि एसएमसी कैसे बनाई जाती है, और यहाँ एसएमसी के द्वारा होने वाले क्या बताए गए, कार्य बताए गए। तो आप ऐसे याद रख लें, एसएमसी 3 वर्ड है, तो धारा नंबर 3, धारा नंबर 3 का 3 4 5 तीनों ही इसमें इंक्लूड है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम धारा नंबर 5 तक पहुंचेंगे, आपको याद होगी। जैसे धारा नंबर 1 में क्या था, संक्षिप्त नाम, उसका आपको नाम बताना है, उसका शीर्षक लिखना है। धारा नंबर 2 को कैसे याद करेंगे, परिभाषा 2, धारा नंबर 2 परिभाषा 2 से याद होगी। धारा नंबर 3 एसएमसी, धारा नंबर 4 एसएमसी, धारा नंबर 5 भी किसे, एसएमसी से याद होगी। ठीक है, अब आ जाइए धारा नंबर 6 क्या कहती है। धारा नंबर 6 कहती है बालकों हेतु विशेष प्रशिक्षण। भाई बालकों के लिए विशेष प्रशिक्षण देना होगा। क्यों देना होगा विशेष प्रशिक्षण, जैसे कुछ बालक ऐसे हैं कि जिन्होंने माना कि लेट एडमिशन लिया, कुछ बालक ऐसे हैं जिन्होंने लेट एडमिशन लिया, तो उनको लिए स्पेशल ट्यूशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसको पढ़वाना पड़ेगा, क्योंकि जो और बच्चे हैं उनके साथ उसकी मैचिंग कराने के लिए उन बच्चों को क्या करना पड़ेगा, पढ़वाना पड़ेगा। इसीलिए अनुच्छेद नंबर 6 कह रहा है बालकों के लिए विशेष प्रशिक्षण। विशेष कर ऐसे याद कर सकते हैं कि स्पेशल और एस से 6, यहां से एस ले लेंगे और यहां से एस, मतलब स्पेशल 6 है ना, स्पेशल है। और स्पेशल ट्रेनिंग जो होगी वो किसके लिए होगी, 6 के लिए। ठीक है ना, इस तरीके से याद करेंगे, यहां से स्पेशल लेंगे और यहां से 6 का क्या लेंगे, एस लेंगे, इस तरीके से इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल कनेक्ट करके बताऊंगा आपको। जब एक बार पढ़ जाएंगे तो आप खुद कहोगे 10 मिनट के अंदर आपको सारा याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं धारा नंबर 7। धारा नंबर 7 क्या कहती है, यहाँ लिख रहा है आसपास का क्षेत्र एवं सीमाएं। ये इसका मतलब यह है कि जो आसपास का हमारा क्षेत्र है उसके अंदर विद्यालय वगैरह की दूरी या विद्यालय वगैरह कितने नजदीक होने चाहिए, इसके बारे में बात की गई है। तो मैं आपको बता दूं आरटी है जो अपना वो ये कहता है कक्षा 1 से लेकर के 5 तक का स्कूल तो 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, और 6 से 8 तक का जो स्कूल है वो कितने किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, 2 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। इस बात को कहा गया है। ठीक है, अब इस बात को देखिए आप कैसे इंटरकनेक्ट करेंगे। अब देखो एक बात बताओ, पैदल कोई इंसान है या पैदल कोई बच्चा है कितने किलोमीटर चल सकता है, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 किलोमीटर चल सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम अपने बच्चे को 10 किलोमीटर पढ़ने के लिए भेज सकते हैं, 1 या 2 किलोमीटर पैदल चलने की बात बोली जाती है। तो देखो इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे कि 2 बच्चे जा रहे हैं, एक इस स्कूल से, एक इस घर से जा रहा है, इस घर से जा रहा है, तो कह रहा भैया चलो साथ साथ चलते हैं, क्योंकि 1-2 किलोमीटर की तो बात है। ठीक है, तो साथ साथ चलना, इसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे, देखो मैं ऊपर की को उठा देता हूं जिससे थोड़ी सी सुविधा हो जाए लिखने में। इसमें मतलब साथ साथ चलते हैं, तो भैया साथ साथ कितने किलोमीटर तक चल सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 1, या आप कितने किलोमीटर चल सकते हो, 2 किलोमीटर तक चल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से धारा नंबर आपको 7 याद हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाइए धारा नंबर 8। धारा नंबर 8 का मतलब है राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी की क्या है, दायित्व है। गवर्नमेंट के और जो स्थानीय प्राधिकारी है, स्थानीय प्राधिकारी से मतलब है कि जैसे हम ग्राम पंचायत लेवल की बात करें या नगर पालिका पर नगर पालिका की बात करें, ठीक है ना, या नगर निगम पर नगर निगम के अधिकारियों की बात करें, ये वहां के स्थानीय प्राधिकारी कहलाते हैं। ठीक है, अब धारा नंबर 8 से में लिखा हुआ है कि राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी के दायित्व। अब देखो धारा नंबर 8, अब देखो इस बात को समझिए सरकार को, जैसे भाई कोई इंसान है वो विधायक बन जाए और विधायक के बावजूद वो क्या बन जाए, मतलब विधायक बन जाए या वो विधायक में भी मंत्री बन जाए, तो देखा जाए तो उसके कितने बड़े ठाट बाट हो जाते हैं। भाई मंत्री है, उसको सारी सुविधाएं मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, डेवलपमेंट कराने के लिए काफी सारा बजट मिलेगा, और उसको पूरा राजस्थान जाने है क्योंकि वो मंत्री है, इंस्पेक्शन के लिए जाएगा। जैसे अभी शिक्षा मंत्री की बात करें, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी हैं और पंचायती राज मंत्री भी मदन दिलावर जी, तो दो उनको डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं। ठीक है ना, तो ये मानिए कि शिक्षा विभाग ने भौकाल मचा रखा है, इस बात को समझा जाए
तो बात ऐसी है, इस बात को यहीं से करेक्ट करना बस, कि राज्य सरकार में स्थानीय प्राधिकारी के दायित्व। अब देखो 8 का मतलब है ठाठ, 8 का मतलब क्या हो गया, ठाठ। भाई कोई भी विधायक हो, उसके मतलब कोई भी इंसान हो, यदि वो विधायक बन जाए या गवर्नमेंट में आ जाए तो उसको क्या होने लग जाते हैं, ठाठ ठाठ वाट होने लग जाते हैं। क्या होने लग जाते हैं, ठाठ वाट होने लग जाते हैं, क्योंकि उसको गवर्नमेंट बहुत सारी क्या दे देती है, सुविधाएं दे देती है। ठीक है, 7 में 7 किलोमीटर तक का, 6 में स्पेशल वाला, 5 में एसएमसी, 4 में एसएमसी, 3 में एसएमसी और 2 में क्या दे रखा है, परिभाषा दे रखी है, परिभाषा 2, और 1 में क्या दे रखा है, शीर्षक। मैं समझ रहा हूं आपको 8 तक याद हो चुके होंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, धारा नंबर 9 क्या कहती है, धारा नंबर 9 कहती है कि बालकों के अभिलेख को रखा जाना, हाउस होल्ड सर्वे। अब देखो क्या है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी बच्चे हैं, उनका जो भी डेटा है, जैसे उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम, उनका आधार कार्ड और सारी डिटेल एक एक प्रपत्र होता है, उस प्रपत्र के अंदर लिखी जाती है। ऐसे करके एक प्रपत्र होता है, जैसे इस साल हमने भी बनाई थी, हमारे स्कूल के अंदर बनाई गई थी ये चीज कि हाउस होल्ड सर्वे के प्रपत्र आते हैं, वो वहां पर लिखा गया था। तो प्रत्येक बच्चे के रिकॉर्ड को क्या किया जाना है, लिखा जाना है। कैसे लिखा जाना है भैया, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, यहाँ सब कुछ उस बच्चे का लाइन बाय लाइन पूरा क्या रहेगा, डेटा रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप कोई फॉर्मेट है, इसको समझे याद कराने के लिए आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मेहनत की जा रही है, नहीं तो थोड़ी सी देर में वीडियो बढ़ा के निकल जाता। जैसे इस तरीके से आएगा फॉर्मेट, जैसे कि स्टूडेंट का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है ना, और उसकी एज आएगी, ठीक है, उसका जेंडर आएगा। अब क्या होगा, लाइन बाय लाइन हर स्टूडेंट का क्या है, डेटा क्या है, लिखा जाएगा। लाइन बाय लाइन लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है भैया, लाइन बाय लाइन। अब इसी शब्द को आप पकड़िएगा, लाइन बाय लाइन। अब देखो ये 9 है, बालकों के अभिलेखों को रखा जाना, तो ये 9 माने क्या होता है, 9 होता है, तो 9 की जगह पे इसके क्या बोले, लाइन बाय लाइन बोले। क्या बोले, लाइन बोले। तो 9 ना बोल करके हमें शब्द के लिए क्या बोलेंगे, 9। क्या बोलेंगे, 9 में क्या है, तो भैया 9 जो लाइन में क्या लिखा गई, क्या लिखी गई, सबने क्या बताया था कि बच्चे का अभिलेख या रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड सर्वे बोला जाता है। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर है। ठीक है, 9 तक का। अब 9 से आगे चलते हैं। देखिए 9 से, जब मैं आपको 9 तक करा चुका हूं तो 9 के आगे की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो देखो 10 में क्या कहता है, धारा नंबर 10 ये कहती है कि 25% छात्रों का क्या किया जाएगा, केवल प्रवेश दिया जाएगा। मतलब कोई भी प्राइवेट स्कूल होगा, आप सुनिए मेरी बात, कोई भी प्राइवेट स्कूल होगा, उसके अंदर तुमको पता होगा कि 25% बच्चे हैं वो निःशुल्क रूप से पढ़ते हैं, उनकी वो सीट क्या है, रिजर्व होती है। ठीक है, तो अब देखो क्या है, कितनी परसेंट सीट है, 25% सीट। ये तो आपको बताइए 25% सीट की तो हमने आरटी 2009 में पढ़ी थी, 25% सीट ही कहां पर है, यहां पर है। तो अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे कि अब कोई आदमी ये कहे कि भाई यार 1-2% और ज्यादा ले ले, क्या दिक्कत आ रही है भाई, 1-2% और ज्यादा ले ले, क्या दिक्कत आ रही है। और क्यों कह रहा हूं मैं तेरे से, क्योंकि मैं तो तेरे स्टेट का ही हूं, मैं तो राजस्थान का ही हूं भाई। अब आरटी 2009 नहीं चल रहा, अब तो आरटी 2011 चल रहा है। इस बात को समझिए, इस बात का फोकस सीरियस लेके आगे, मैं तो तेरे राजस्थान का ही हूं, तेरे यहाँ का ही हूं, तो 25 की जगह तू कितना परसेंट ले ले, 30% ले ले भाई। तो क्या किया, नहीं भैया मैं नहीं ले पाऊंगी, गवर्नमेंट ने जो कर रखा है, कितना कर रखा है, 25% कर रखा है, इतना ही बस, इतना ही बहुत है भैया। 10 का मतलब बस इतना ही बहुत है। कितना बहुत है, 25%। कितना बहुत है, 25%, क्योंकि 25% से ज्यादा हम फ्री में पढ़ाएंगे तो हमारा काम खराब हो जाएगा। आगे बस समझ में, 25% की बात मतलब बस 25 से ज्यादा है। ठीक है तो यहां याद हो जाएगा इस तरीके से। धारा नंबर 11 क्या होती कहती है, ये इसी से इंटरकनेक्टेड है। धारा नंबर 11 कि राज्य सरकार द्वारा बालक की फीस की पूर्ति करना। जैसे जिस स्कूल वाले ने जिन 25% बच्चों को फ्री पढ़ाया है, उनकी फीस का जो पुनर्भरण है वो कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट उसकी फीस को मतलब लौटा देती है। जैसे उसकी जो भी फीस है, 1000 रुपए ईयर है या 2000 रुपए पर ईयर है, जिस तरीके से भी है, उसकी फीस को उसी तरीके से क्या कर देती है, गवर्नमेंट रिटर्न कर देती है। तो यहां से समझना, 10 में तो बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, प्रवेश हो जाएगा, और 11 में जो भी बच्चों की फीस है उसको कौन देगी, गवर्नमेंट देगी। कौन देगी, उसकी फीस को कौन देगी, गवर्नमेंट। ठीक, अब आ जाइए बेटा धारा नंबर 12। धारा नंबर 12 के लिए आयु के सबूत। आयु के सबूत, जैसे कोई बच्चा है
कोई स्टूडेंट है उसकी आयु के सबूत के तौर पर हम क्या क्या ले सकते हैं। तो देखो उसकी आयु के सबूत के तौर पर पहले समझे आप क्या क्या ले सकते हैं। आपको बताया या उसका जन्म प्रमाण पत्र ले सकते हैं, या तो उसका जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है तो हम जो आंगनबाड़ी के अंदर जो उसका रजिस्ट्रेशन है वहां से ले सकते हैं। अच्छा उसका आंगनबाड़ी में ब्यौरा नहीं है तो आप कहां ले सकते हैं, तो उसके भैया उसके जो भी माता पिता डेट डिसाइड कर दें, माता पिता जो कहते हैं कि मेरा बच्चा तो 1/1/2024 को हुआ है भैया, तो माता पिता ने कह दिया तो 1/1/2024 को ही हुआ है, फिर आपको कुछ इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आयु के सबूत है। अब देखो कैसे याद करेंगे, 12 से हम देखेंगे इस तरीके से कि देखो एक साल में कितने जैसे एक ईयर में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं आपको पता है। तो ईयर, अब जो भी आयु डिसाइड की जाती है वो महीनों में तो की नहीं जाती, वो किस में की जाती है, आयु वर्षों में तो की जाती है। आयु डिसाइड की जाती है वो किसमें की जाती है, वर्षों में की जाती है। तो इस बात को आप समझें, जैसी धारणा नंबर 12 आएगी, 12 से समझ जाना, मतलब 12 मंथ बराबर 1 ईयर, 1 ईयर है तो हम बच्चे की आयु के बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, धारणा नंबर 12 आएगी तो उसकी आयु के बारे में हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो इस तरीके से दोस्तों हम सारी धारा को हम याद करेंगे, इसीलिए अपने दोस्तों से इस बात को बताना कि आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। धारणा नंबर 13 के बारे में बात करें, धारणा नंबर 13 क्या कहती है, धारणा नंबर कहती है प्रवेश की विस्तारित तिथि, प्रवेश की विस्तारित तिथि कि मतलब किसी बच्चे का प्रवेश कब तक किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं प्रवेश की जो विस्तारित तिथि होती है +6 मंथ होती है। कितनी मंथ होती है, +6 मंथ। जैसे कि जुलाई है, जुलाई से लिया जाए तो ये इसके एडमिशन ट्रांसफर हो सकता है दिसंबर तक, और देख जाते हैं इससे आगे और भी होते हैं एडमिशन तो, लेकिन वहां पर फिर प्रधानाध्यापक की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी होती है उसको कैसे पढ़वाना है और क्या करवाना है। बट लेकिन हम यहीं तक की बात कर रहे हैं आपसे कि प्रवेश की विस्तारित तिथि कितने हैं, +6 माह। कितने, 6 माह। अब कैसे याद करेंगे, अब देखो 13 जो अंक है, हम जो 13 के अंक को थोड़ा सा कैसा मानते हैं, अशुभ ही तो मानते हैं। 13 के अंक को अशुभ मानते हैं, मानते हैं। तो हम क्या करते हैं कि भाई ऐसा 13 को काम नहीं करें, हम क्या कर लेंगे, आगे कर लेंगे इस काम को। 13 को नहीं करेंगे, हम इस काम को आगे कर लेंगे। अब आगे कितने आगे कर लेंगे, आगे कितने आगे कर लेंगे, 6 मंथ अगो। कितने, 6 मंथ अगो, क्योंकि 13 से हमको पता है 13 में वो काम होने वाला नहीं है, तो 13 से आगे की हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद धारा नंबर 14। ठीक है, धारा नंबर 14। देखो 13 को याद कैसे करें, क्योंकि ये चीज कैसी थोड़ी सी अशुभ है, अशुभ है तो इससे हम आगे के लिए क्या कर देंगे, करने के लिए ट्रांसफर करने के लिए बोल देंगे, इसीलिए धारा याद हो जाएगी। अब हम याद करेंगे धारा नंबर 14, विद्यालय की मान्यता। किसकी मान्यता भैया, विद्यालय की मान्यता। मतलब धारा नंबर 14 के अनुसार एक स्कूल को चलाने की क्या मिलती है, आपको मान्यता मिलती है। तो देखो बेटा धारा नंबर 14 के लिए क्या ट्रिक है मैं आपको बता दूं। हाँ, अब धारा नंबर 14 आपको इस तरीके से याद करनी है। अब ये जो आरटी एक्ट है 2011 वाला हो या 2009 वाला हो, वहां 6 से लेकर के वहां कौन सी क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, 8वीं तक के बच्चों को तो पढ़ाया जाएगा। देखा जाए तो है ना, 8वीं तक के बच्चों के लिए क्या देना है, 8वीं तक का ही तो बच्चा पढ़ेगा, 1 से लेकर के 8वीं तक का बच्चा पढ़ता है। ठीक है, ये आपको बताइए। अब एक बार सोचिए, 8वीं तक बच्चे की एज कितनी हो जाती है, 8वीं तक बच्चे की हो जाती है 14 साल। 8 और से 14 कितनी हो जाती है, 14 साल। तो बात ऐसी है कि विद्यालय में पढ़ने की मान्यता भी कितने साल तक है, आपको 14 साल तक है। तो विद्यालय में पढ़ने की मान्यता भी आपको कितने साल तक है, 14 साल तक है। तो आपसे जैसे पूछा जाएगा विद्यालय की मान्यता, तो विद्यालय की मान्यता मतलब भैया विद्यालय में जो पढ़ने की भी मान्यता है वो कितने साल तक की है, केवल 14 साल तक की। उसके बाद गवर्नमेंट हमको फ्री में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाएगी, ये हमारा आरटीई एक्ट कहता है। ठीक है, धारा नंबर 15 क्या कहती है, अच्छा यदि आपने मान्यता ले ली बट लेकिन यदि आप कोई मिस्टेक करते हैं, धारा नंबर 15 कहती है विद्यालय की मान्यता वापस लेना, कि यदि आप कोई गलती करते हैं, आप किसी तरीके की चीटिंग करते हैं, तो आपसे विद्यालय की मान्यता भी क्या कर ली जाएगी, रिवर्स ले ली जाएगी। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 2 चीज मिली है। धारा मैं आपको बता दूं प्रवेश का था, हाँ एक तो धारा नंबर 10 में था कि जैसे ही प्रवेश लेगा तो प्रवेश की फीस कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। 14 में क्या है, मान्यता गवर्नमेंट दे देगी, लेकिन यदि आपने गलती की तो मान्यता आपसे वापस भी ले लेगी। ठीक है, अब देखिए धारा नंबर 16 को हम कैसे याद कर सकते हैं। धारा नंबर 16 के लिए क्या ट्रिक रहेगी, बड़ी मजेदार ट्रिक इसकी देखना। अध्यापक हेतु न्यूनतम अर्हता
अध्यापक हेतु न्यूनतम अर्हता, बिल्कुल सही है। अध्यापक के लिए न्यूनतम अर्हता या कितनी होनी चाहिए, मतलब अध्यापक के लिए कितनी योग्यता होनी चाहिए। तो देखो अध्यापक के लिए योग्यता कितनी दे रखी है, जैसे कोई अध्यापक है 8वीं तक का टीचर बनना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, बीए करनी पड़ेगी, बीए के बाद क्या करनी पड़ेगी, उसको बीएड करनी पड़ेगी, इतना तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो अब इसकी एज को देखा जाए तो देखो बीए की तक की पढ़ाई 13 तक हो जाती है ना। 13 के बाद हम देखें एक पढ़ाई कहां तक हो जाती है, ठीक है। 13 के बाद नहीं सॉरी एक सेकंड देखिए, इसकी ट्रिक इस तरीके से है। देखो 12वीं तक की पढ़ाई होगी, 12वीं के बाद बीए में आपको 3 साल लगेंगे, 12 3 15 के बाद आप अब बीएड करोगे तो बीएड या तो होती है 1 साल की या कितनी की होती है 2 साल की। अब 2 साल की होगी, बट लेकिन पहले कितनी की थी, पहले 1 साल की थी। इस तरीके से कितने हो जाएंगे 16। तो कम से कम जो योग्यता है वो आपकी 16 मतलब पढ़ाई तक होनी चाहिए। इस तरीके से कनेक्ट कर लेंगे इसको कि अध्यापक हेतु न्यूनतम अर्हता कि 12वीं क्लास प्लस बीए भी होना चाहिए, प्लस उसकी 1 साल की वाली बीएड या 2 साल की बीएड वाला वो होना चाहिए। इस तरीके से हम इसको याद करेंगे। तो धारा नंबर 16 आपको इस तरीके से याद हो जाएगी। धारा नंबर 17 क्या कहती है, धारा नंबर 17 कहती है कि न्यूनतम अर्हता का शिथिलीकरण है। जो भी योग्यता है उसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट क्या दे सकती है, शिथिलीकरण दे सकती है कि उससे वो ये कहते हैं कि मतलब आप बीएड मतलब भले ही आप बाद में कर लेना। पहले ऐसा होता था, मैं आपको बता दूं कि प्रबोधक वगैरह के जब टीचर बनाया गया तो उनको पहले टीचर बना दिया गया, उसके बाद उनसे कह दिया कि अब आप योग्यता को लेकर के आ सकते हैं, भले ही योग्यता ले लें, या कहीं ऐसा कर दें कि थोड़ी सी योग्यता कम कर दें कि चलो यहाँ पे हम इस योग्यता को उठा देते हैं, आप इतना ही पास करके आ जाओ। तो योग्यता का शिथिलीकरण। फिर है न्यूनतम योग्यता को 5 ईयर तक बढ़ाना। न्यूनतम योग्यता को प्राप्त करने के लिए 5 साल अतिरिक्त दे दें कि आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए 16, 17, 18 इन तीनों के अंदर अध्यापक की क्या दे रखी है, योग्यता दे रखी है। 16, 17, 18 तीनों में योग्यता दे रखी है। चाहे तो 16 का हो, मैंने आपको क्या बताया था, या तो 1 साल की बीएड करके आ जाए या आपके 2 साल की बीएड करके आ जाए। तो 16 या 17 यहां से क्वेश्चन किया जाए तो आप इस तरीके से करके आना, क्योंकि मैं आपको बता दूं जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक अध्यापक की न्यूनतम अर्हता क्या है तो 16, 17, 18 इस तरीके से ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। आएगा तो 19, 20 हो सकता है और 22 हो सकता है, क्योंकि ये भी दोनों अर्हता से ही रिलेटेड है, ठीक है। इसीलिए आप इसको इस तरीके से याद रखें, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम धारा नंबर 18 तक कवर कर चुके हैं, क्योंकि 16, 17, 18 में तीनों भी कवर किए थे एक साथ। उसके बाद हम धारा नंबर 19 के बारे में बात कर रहे हैं। धारा नंबर 19 क्या कहती है, तो धारा नंबर 19 में देखा है अध्यापकों का वेतन। अध्यापकों के वेतन के बारे में जो बात की गई है वो किसमें की गई है, धारा नंबर 19 में की गई है। अब इसको कैसे याद करना है, उन्माने क्या होता है, कमी। उन्माने क्या होता है, कमी। उन्माने कमी कहने का मतलब है कि अध्यापकों के वेतन में थोड़ी सी क्या है, कमी है। वेतन थोड़ा सा अध्यापकों कम है, क्योंकि जिस तरीके से आप ऑनलाइन ऑफलाइन और बच्चों को पढ़ाने की इतनी सारी जिम्मेदारी दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग अध्यापकों का वेतन भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अध्यापकों के वेतन उन्माने कमी, ठीक है, कि वेतन कम है। वेतन क्या है, कम है, इसीलिए ऐसा वेतन पढ़ाया जाना चाहिए। उसके बाद धारा नंबर 20 क्या कहती है, धारा नंबर 20 कहती है अध्यापकों की कर्तव्य, ठीक है। अब उन्होंने ये कहा है, कैसे याद करेंगे, 19 में आपको पता चल गया वेतन। अब वेतन जब मिल रहा है तो आप भैया क्या करोगे, काम का तो आपको करना पड़ेगा। तो साफ साफ उसके जस्ट बाद जो प्रोसेस है वो क्या रहेगी, अध्यापकों की कर्तव्य की। किसकी रहेगी, कर्तव्य की, कि भैया वेतन मिल चुका है तो वेतन मिलने के बाद तुमको क्या करने पड़ेंगे, काम करने पड़ेंगे। समझ जा रहा, 19 के जस्ट बाद क्या हो गया, 20। अब देखो धारा नंबर 21, ये बहुत ज्यादा मोस्ट है, आप याद रख लेना। धारा नंबर 21 कहती है छात्रों शिक्षकों के अनुपात के बारे में बात करती है कि छात्रों शिक्षकों का अनुपात कितना होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि हम जो पढ़ के आते हैं 30:1 का पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अब सुनिए, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं कि ये 21 के अंदर कैसे दे रखा है। तो देखो अनुपात कितना है, आजकल तुमको देखा होगा कि सरकारी विद्यालयों की ऐसी कंडीशन हो गई है कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा कम रह गए। एक टीचर के बट में या तो एक स्टूडेंट आ रहा है, नहीं तो 2 स्टूडेंट आ रहे हैं। ऐसी हालत हो रही है। जैसे 5 टीचर हैं तो 10 क्या है वहां पर, बच्चे। 5 टीचर में क्या है, 10 वहां पर बच्चे। इस तरीके समझिए कि स्कूलों में बच्चों की स्ट्रेंथ कम हो गई है और केवल इतना ही फर्क है कि बच्चे बस टीचर से थोड़े से दूर गए। तो देखिए 2:1, इसको तोड़ के देखें तो 2:1, ठीक है।
ऐसे कर ले 2:1। 21 को हम ऐसे लिखें 2:1 क्यों दिया, छात्रों की संख्या बस टीचर से दोगुनी हो सकती है, इससे ज्यादा उनकी संख्या नहीं। तो धारणा नंबर 21 आप इस तरीके से याद करनी है। धारणा नंबर 22 क्या है, शैक्षिक प्राधिकारियों द्वारा पाठ्यक्रम का निर्माण करना। इसको आप याद रख लेना, याद हो जाए तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि जो भी हमारे शैक्षिक प्राधिकारी है वो पाठ्यक्रम का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। धारणा नंबर 23 प्रारंभिक शिक्षा प्रमाण पत्र 1 माह के अंदर आना, कि जब बच्चे ने प्रारंभिक शिक्षा का मतलब होता है 1 से लेकर के 8 तक की शिक्षा। माना कि किसी बच्चे ने जब 8वीं कक्षा पास कर ली है तो उसका प्रमाण पत्र बच्चे को हमको दे देना है, ठीक है। वो ऐसा काम हमको कब कर देना है, 1 माह के अंदर कर देना चाहिए। कब कर देना चाहिए, 1 माह के अंदर उसका काम हमको कर देना चाहिए। तो ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसे भी आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद धारणा नंबर 24 क्या कहती है, अध्यापकों की शिकायत निवारण तंत्र। मतलब अध्यापकों को किसी प्रकार की शिकायत है, अध्यापकों को किसी प्रकार की समस्या है, तो वहां आप क्या कर सकते हैं, उनकी शिकायतों का क्या किया जाएगा, समाधान किया जाएगा, शिकायत निवारण तंत्र। अच्छा 25 में क्या कर रखा है, छात्रों की शिकायत निवारण के बारे में बोल रखा है कि बच्चों को यह शिकायत है तो वो क्या करें, तो बच्चों को यह शिकायत है तो मैं आपको बता दूं जो एसएमसी है, एसएमसी अध्यक्ष से जाकर के कहेंगे देखो भैया हमको यहाँ पर ये शिकायत चल रही है, ठीक है। ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप याद रख लेना। धारणा नंबर 26 को कि राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कृत्यों का निर्वहन। जो राजस्थान में बालकों के अधिकार का संरक्षण करने के लिए जो आयोग बनाया गया है उसके कार्यों का क्या है, यहाँ पर निर्वहन किया गया है धारणा नंबर 26 में। धारणा नंबर 27 क्या कहती है, धारणा 27 कहती है राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवारों को प्रस्तुत करने की रीति के जो आयोग है उसके आयोग के समक्ष परिवारों को किस तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, किस तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए, इस रीति के बारे में बात की गई, इस प्रोसेस के बारे में क्या की गई, बात की गई है। धारणा नंबर 28 क्या कहती है, धारणा नंबर 28 ये कहती है कि राज्य सलाहकार परिषद की गठन किया जाए। 28 क्या कह रही है, इसको याद रख लेना आप, धारणा नंबर 28 कि राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाए। और अंत में क्या आ गया है 29, अंत में 29 ये है कि शंकाओं का निराकरण, शंकाओं का निराकरण, कि जो भी 1 से लेकर के 29 तक की जो भी धाराएं हमने यहाँ पर बताई हैं, यदि इनके अंदर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी नियम से रिलेटेड समस्या आती है तो उसका समस्या का निराकरण हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। शिक्षा विभाग के कौन करेंगे, इनके अधिकारियों का क्या करेंगे, निराकरण करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ मैंने इसके अंदर जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको तो मैंने आपसे ट्रिक से याद करा दिया है, कुछ को आपने स्वतः याद रख लेना है। और मैं ये कहूंगा यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनेंगे शायद वो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से उनको अटेम्प्ट कर पाओगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ इसको क्या करें, शेयर करें।